हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग ने नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत की थी पिछले लेक्चर में। तो आज हम लोग नीति निर्देशक तत्वों का दूसरा लेक्चर हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं उन्हें बता दें कि नीति निर्देशक तत्वों का पहला लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। आज हम लोग दूसरा लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं उन्हें बता दें कि हम लोग GS2 का सिलेबस, जितना भी IAS और PCS का पूरा सिलेबस होगा उसे हम लोग यूट्यूब पे कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जिनका भी ऑप्शनल राजनीति विज्ञान है तो उनका भी पूरा सिलेबस हम लोग यूट्यूब पे कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे DPSP के दूसरे लेक्चर की शुरुआत आज हम लोग करेंगे। तो जो श्री राम IAS PCS संस्थान का उद्देश्य है कि जो भी गांव के कोने कोने में जो भी बच्चा IAS और PCS बनना चाहता है उन्हें हम लोग निःशुल्क मार्गदर्शन व निःशुल्क एक क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करें, जिससे जो उनके सपने हैं IAS और PCS बनने के, वो अपने सपने तथा जो उनके माँ बाप के सपने हैं उनके सपनों को पूरा कर सके। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ने श्री राम IAS PCS संस्थान की शुरुआत की है कि आपके सपनों में हम लोग थोड़ा अपना सहयोग दे सकें। तो हम लोग आज देखते हैं कि DPSP का दूसरा लेक्चर में हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पिछले लेक्चर को देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि आपको आज का लेक्चर आसानी से समझ में आ जाए। तो नीति निर्देशक तत्व का आज दूसरा लेक्चर है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या देखा था कि नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया था। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया था, आयरलैंड से। भाग 4 में इसका उल्लेख है। दूसरा क्या, भाग 4 में इसका उल्लेख है। और नीति निर्देशक तत्वों को अवाद योग्य अधिकार भी कहते हैं, क्योंकि यदि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए इन्हें अवाद योग्य अधिकार कहते हैं। जबकि जो मौलिक अधिकार होते हैं उन्हें वाद योग्य अधिकार कहते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये हम लोग ने पढ़ा था। इसके अलावा हम लोग ने देखा था कि नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य कौन कौन से थे। तो पहला उसको भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो उद्देश्य में 2 उद्देश्य हम लोग ने पढ़े थे, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना प्लस सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। दूसरा कौन सा उद्देश्य था, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये 2 चीजें ये हम लोग ने कल देखा था कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या था, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना प्लस आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करना। इन सब चीज़ों को हम लोग ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। तो जो विद्यार्थी नए हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है बड़े भाई होने के नाते कि आप लोग पिछले लेक्चर को देख लीजिए, इससे आपको आने वाले लेक्चर आसानी से समझ में आएंगे। यदि आपको इस चैनल के कंटेंट अच्छे लगते तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं। यदि आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा नहीं लगता तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे नीति निर्देशक तत्वों के दूसरे लेक्चर की। तो एक पॉइंट और बता देते कि एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व शासन का मूल आधार होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व शासन का मूल आधार होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई शासन अपनी नीतियां बनाएगी तो इन निर्देशक तत्वों को अपने आदर्श मानते हुए अपनी नीतियों का निर्माण करेंगे। इसलिए निर्देशक तत्वों को नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, नीति निर्देशक तत्व क्यों कहते हैं, जब भी शासन अपनी कोई नीति बनाएगी तो इन निर्देशक तत्वों को आदर्श मानते हुए अपनी नीतियों का निर्माण करेगी, इसलिए निर्देशक तत्वों को नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। तो जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं शासन का मूल आधार होते हैं। बोर्ड पे हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप भी अपने नोट्स तैयार कर सके, और यदि आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्जाम में जाने से पहले बहुत आसानी होगी रिवाइज करने में। तो आप लोग पूरा सिलेबस ढंग से रिवाइज कर पाएंगे। यदि आप लोग ढंग से नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको रिवाइज करने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए आप लोग अपने नोट्स अपने हाथों से लिख के जरूर बनाइए। तो नीति निर्देशक तत्व शासन का मूल आधार होते हैं, शासन का मूल आधार होते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, जब भी कोई सरकार विधि बनाए या कोई नीति बनाए तो निर्देशक तत्वों को आदर्श मानते हुए अपनी नीतियों का निर्माण करेगी। निर्देशक तत्वों को
आदर्श मानते हुए अपनी नीतियों का निर्माण, सरकार इधर लिख लिए, सरकार निर्देशक तत्वों को आदर्श मानते हुए अपनी नीतियों का निर्माण करेगी। इसलिए जो निर्देशक तत्व होते हैं उन्हें नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। तो सरकार अपने जब भी कोई नीति बनाए इन निर्देशक तत्वों को आदर्श मानते हुए अपनी नीतियों का निर्माण करेगी, इसलिए निर्देशक तत्वों को नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं और ये शासन का मूल आधार होते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, तो ये वर्गीकरण भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीति निर्देशक तत्वों को, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व को जो व्यापक एक बहुत इनका व्यापक स्वरूप है, इस कारण इनका 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया। तो हम लोग इनके वर्गीकरण को देख लेते हैं और यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पीसीएस में 2020 में आया था और उससे पहले आईएएस में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको जो वर्गीकरण है आप लोग को ध्यान से समझना होगा, बहुत ही ईजी है, हम लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से समझेंगे। आपको कोई भी दिक्कत यदि समझने में होती तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग को दिक्कत है। तो नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, ये आज का हम लोग का टॉपिक है, वर्गीकरण। तो नीति निर्देशक तत्वों के व्यापक रूप को देखते हुए इसके 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला गांधीवादी तत्व, दूसरा समाजवादी तत्वों में वर्गीकरण किया गया, समाजवादी तत्व। तीसरा उदारवादी तत्व। तो ये 3 तरह से नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। तो पहला कौन सा हो गया, गांधीवादी तत्व। दूसरा कौन सा हो गया, समाजवादी तत्व। तीसरा कौन सा हो गया, उदारवादी तत्वों में। इन 3 प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किया गया। अब हम लोग समझते हैं कि गांधीवादी तत्व का मतलब क्या है, कि वे तत्व जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, उन तत्वों को गांधीवादी तत्व कहते हैं। वे निर्देशक तत्व जो गांधीवादी विचारों से प्रभावित हैं, उन निर्देशक तत्वों को गांधीवादी तत्व कहते हैं। तो पहला ये हो गया। अब समाजवादी तत्वों को समझते हैं। तो समाजवादी तत्व का क्या मतलब है, वे निर्देशक तत्व जो समाजवाद की स्थापना के लिए हमारे संविधान में शामिल किए गए, उन्हें समाजवादी तत्व कहते हैं। तो वे तत्व जो समाजवाद की स्थापना के लिए हमारे संविधान में शामिल किए गए, उन्हें समाजवादी तत्व कहते हैं। अब ये समाजवाद क्या होता है, ये गांधीवाद क्या होता है, इसे हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। यहाँ पे हम लोग एक संक्षेप में समझ लेंगे कि समाजवाद का मतलब क्या होता है और गांधी जी की विचारधारा क्या था, तो उसको हम लोग यहाँ पे संक्षेप में समझेंगे। और जो बिल्कुल डिटेल में समझेंगे जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तब हम लोग वहाँ पे एक पूरा चैप्टर है गांधीवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, तब हम लोग इन सब चीज़ों को वहाँ पर बहुत डिटेल से समझेंगे। तो उदारवाद तत्व का क्या मतलब है, वे तत्व जो उदारवादी विचारधारा से प्रभावित है, उन्हें क्या कहते हैं, उदारवादी तत्व कहते हैं। तो ये इस तरह से नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, गांधीवादी तत्व, समाजवादी तत्व और उदारवादी तत्व। तो आज हम लोग गांधीवादी तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। और हम लोग पहले गांधीवादी तत्वों पे आने से पहले हम लोग गांधी जी की विचारधारा को समझेंगे कि किस तरह से जो ये तत्व हमारे संविधान में शामिल किए गए, ये गांधी जी के विचारों से किस प्रकार से प्रभावित है। तो इस एक तरह से हम लोग यदि गांधी जी की विचारधारा को समझ लेंगे तो हम लोग को ये नीति जो गांधीवादी तत्व हैं, इनको समझने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग समझते हैं गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी ने कौन कौन से अपने विचार दिए। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग डायग्राम जरूर बनाइए, अपने नोट्स जरूर बनाइए, तो इससे आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम लोग समझते हैं कि गांधी जी की विचारधारा क्या थी, किस तरह से जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये गांधी जी की विचारधारा से किस तरह से प्रभावित थे। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
तो अब हम लोग समझते हैं गांधी जी की विचारधारा को। गांधी जी की विचारधारा, तो पहला पॉइंट क्या था? पहला क्या पॉइंट है कि पंचायतों का गठन। तो गांधी जी पंचायतों के गठन की बात करते थे। गांधी जी का विचार था कि जो यदि भारत का विकास करना है तो उससे पहले हमें गांव का विकास करना पड़ेगा। तो गांव का विकास तभी होगा जब गांव में पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो पहला विचार उन्होंने कौन सा दिया? पंचायतों का गठन। तो पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। तो गांधी जी का मानना था कि यदि हमें भारत का विकास करना है तो सबसे पहले हमें अपने गांव का विकास करना पड़ेगा। गांव का विकास कैसे होगा? गांव में पंचायतों का गठन होगा। पंचायत में क्या होगा? पंचायत में उस गांव के लोग भाग लेंगे और उस पंचायत में गांव के लोग भाग लेंगे और गांव के लोग ही मिलकर गांव का विकास करेंगे। तो गांधी जी का क्या कहना था कि भारत का विकास करना है तो हमें गांव का विकास करना पड़ेगा, गांव का विकास करना पड़ेगा। और गांव का विकास तभी होगा जब वहां पे पंचायतों का गठन किया जाएगा। पंचायतों का गठन किया जाएगा। अब पंचायतों में क्या होगा? पंचायतों में गांव के लोग भाग लेंगे और गांव के लोग मिलके गांव का विकास करेंगे। तो ये हो गया गांधी जी का विचार कि पंचायतों के बारे में। उन्होंने पंचायतों के गठन के बारे में क्यों कहा? कि पंचायतों में गांव के लोग भाग लेंगे और गांव के लोग मिलके ही गांव का विकास करेंगे। तो उन्होंने कहा एक पहले पंचायतों का विकास, पहले गांव का विकास होगा, फिर उसके बाद तालुका का विकास होगा, फिर तालुका के बाद जिलों का विकास होगा, फिर जिलों के बाद राज्य का विकास होगा। तो इस तरह से पूरे भारत का विकास हो जाएगा। तो एक डायग्राम को से समझते हैं। तो गांधी जी ने बोला पहले गांव का विकास किया जाएगा, फिर उसके बाद तालुका का विकास होगा, फिर उसके बाद जिलों का विकास होगा। पहले गांव का विकास हो जाएगा तो गांव से विकास आएगा, फिर तालुका का विकास होगा, फिर तालुका से जिलों का विकास हो जाएगा और जिलों से राज्यों का विकास हो जाएगा। तो इस तरह से जब पूरे राज्यों का विकास हो जाएगा तो पूरे भारत का विकास हो जाएगा, पूरे भारत का विकास हो जाएगा। इस डायग्राम को आप लोग याद रखिएगा। ये डायग्राम यदि आप लोग अपने मेंस के आंसर में बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो गांधी जी का क्या मानना था कि पहले हमें गांव का विकास करना पड़ेगा, गांव से विकास होकर धीरे धीरे विकास होकर तालुका तक जाएगा, तालुका से जिलों तक जाएगा, जिलों से होकर राज्यों तक विकास जाएगा। इस तरह से पूरे भारत का विकास होएगा। तो गांधी जी ने पंचायतों के गठन की बात की थी, ये उनका पहला विचार हो गया। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। भारत का विकास होगा। अब हम लोग समझते हैं कि गांधी जी का दूसरा विचार क्या था। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो गांधी जी का दूसरा विचार था कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो गांधी जी का दूसरा विचार क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए, कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए। तो ज़्यादातर टीचर गलती क्या करते हैं, वो गांधीवादी विचारों को नहीं समझाते हैं। पहले जो गांधी जी की विचारधारा होती है तो उसे ज़्यादातर टीचर समझाते नहीं, वो सीधे गांधीवादी तत्वों को डिस्कस करने लगते हैं, जिससे जो बच्चे होते हैं उन्हें जो गांधीवादी विचारों को समझने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हम लोग पहले गांधीवादी विचारधारा को समझेंगे, फिर हम लोग गांधीवादी तत्वों को समझेंगे, जिससे आपको गांधीवादी निर्देशक तत्वों को आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आपको विचारधारा समझ में आ गई कि गांधी जी ने कौन कौन से अपने विचार दिए, तो फिर आपको गांधीवादी निर्देशक तत्वों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको इस चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। यदि आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दूसरा, कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। तो गांधी जी ने इसके पीछे ये कारण दिया कि कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। दूसरा ये विचार हो गया। अब गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला कि कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाएगी? पहला कारण लिख लीजिए कि पहला कारण ये था कि जो कुटीर उद्योग स्थापित किए जाते हैं ये बहुत अधिक संख्या में रोजगार का सृजन करते हैं। पहला कारण क्या हो गया? ये अधिक संख्या में
रोजगार का सृजन करते हैं, रोजगार का सृजन करते हैं। तो उनका तर्क ये था कि जो भारत इतना विशाल देश है, तो यदि भारत में कि सबको रोजगार उपलब्ध कराना है तो कुटीर उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी। बिना कुटीर उद्योगों की स्थापना किए बिना सभी को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। तो आज भी यही कंडीशन है कि जो सरकार, आज भी यही कंडीशन कि भारत में सभी लोगों को रोजगार क्यों नहीं, क्योंकि सरकार जो है वो भारी भारी उद्योगों को स्थापित करी, जैसे मारुति के मशीन आधारित उद्योगों को स्थापित करने का जो पहले जो प्रचलन चला था, तो उसको अभी सरकार दूर करने का प्रयास करेगी कि एमएसएमई पे जोर दिया जाए। जितने एमएसएमई भी कुटीर उद्योगों के अंतर्गत आते हैं, तो सरकार अभी जो सरकार की नीति है कि एमएसएमई उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित हमारे देश में किया जाए, जिससे जो देश में रोजगार को पैदा किया जा सके। तो गांधी जी ने ये उस समय कह दिया था कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित स्थापना की जानी चाहिए। ये गांधी जी ने तब बोला था जब वो देश आज़ाद होने वाला था। अब जो गांधी जी के विचारों को अब अपनाया जा रहा है कि अब सरकार ध्यान दे रही है कि गांधी जी ने उस समय क्या कहा था। तो ये पहला कारण ये था कि गांधी जी ने कुटीर उद्योगों की स्थापना का विचार दिया था कि कुटीर उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित करना चाहिए, क्योंकि कुटीर उद्योगों के द्वारा ही सभी को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। दूसरा क्या कारण बताया था कि ये प्रदूषण कम करते हैं, ये प्रदूषण भी कम उत्सर्जन करते हैं, तो उत्सर्जन करते हैं। तो दूसरा कारण इन्होंने ये बताया कि कुटीर उद्योगों की स्थापना क्यों होनी चाहिए। पहला तो रोजगार का सृजन ज़्यादा होता है, सभी को रोजगार मिल सकता है। दूसरा क्या हो गया कि प्रदूषण भी कम उत्सर्जित करते हैं। जितने भी भारी मशीनें हो गई, जितने भी भारी उद्योग के कारखाने हो गए, तो उनसे क्या होता है कि प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचता है। तो गांधी जी ने कहा कि कुटीर उद्योग स्थापित होंगे तो इससे पर्यावरण को भी नुकसान कम पहुँचेगा। तो दूसरा कारण ये हो गया। तो ये कारण हो गया कि कुटीर उद्योगों की स्थापना पे गांधी जी ने क्यों जोर दिया। पहला तो रोजगार का सृजन करते हैं, दूसरा ये पर्यावरण के लिए भी सहायक होते हैं, प्रदूषण का उत्सर्जन कम करते हैं, प्रदूषण भी कम उत्सर्जन करते हैं। तो ये हो गया, दूसरा विचार हो गया कि पहला विचार कौन सा हो गया, पंचायतों का गठन करना चाहिए, क्योंकि अगर गांव का विकास होगा तो पूरे भारत का विकास होगा। कुटीर उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि इससे भारी मात्रा में रोजगार का सृजन होता है। और जो भारत इतना विशाल देश है, तो उस विशाल देश में यदि सभी को रोजगार उपलब्ध कराना है तो हमें कुटीर उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी। कुटीर उद्योग क्या होते हैं उसे देख लेते हैं हम लोग। तो कुटीर उद्योग, इनको चलाने के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ज़्यादा 50 से 100 लोग इसे स्थापित कर सकते हैं। पैसे की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है, 50 से 100 लोग इस उद्योग को चला सकते हैं। और जैसे कुटीर उद्योग कौन कौन से हो गए, जैसे एमएसएमई, जितनी भी एमएसएमई इंडस्ट्री है वो सब कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती है। जितनी भी एमएसएमई इंडस्ट्री हो गई, जैसे आपने डेयरी इंडस्ट्री हो गई, जैसे आपके चमड़ा इंडस्ट्री हो गई, ये सभी कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती है। जैसे पापड़ फैक्ट्री हो गई, तो ये सभी जितने भी छोटे छोटे कारखाने हो गए, छोटे छोटे इंडस्ट्री हो गई, ये सभी एमएसएमई, जितनी भी एमएसएमई इंडस्ट्री है वो सभी कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती है। तो गांधी जी के ये विचार बहुत ही अच्छा विचार था। उन्हीं के विचारों को वर्तमान समय में लागू किया जा रहा है कि जिससे सभी को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। तो ये हो गया दूसरा विचार। अब हम लोग गांधी जी के तीसरे विचार को पढ़ेंगे। गांधी जी का पहला विचार था कि पंचायतों का गठन होना चाहिए, दूसरा विचार था कि कुटीर उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए, तीसरा विचार उन्होंने सर्वोदय का विचार दिया। तो सर्वोदय का विचार उनका तीसरा विचार था। इसमें गांधी जी ने क्या बोला कि समाज के सभी तबकों का उदय होना चाहिए। उदय का मतलब क्या है, जितने समाज के वंचित वर्ग है सभी वर्गों का विकास होना चाहिए, चाहे वो समाज का कोई भी तबका हो, चाहे वो वंचित वर्ग, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, समाज के सभी वर्गों का उदय होना चाहिए, अर्थात उनका विकास होना चाहिए। तो पहला तीसरा विचार कौन सा हो गया, सर्वोदय का विचार। पहला हम लोग लिख लेते हैं एक बार। पहला उन्होंने कौन सा बोला, पंचायतों का गठन होना चाहिए। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि कुटीर उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। तीसरा उन्होंने क्या कौन सा विचार दिया, सर्वोदय का विचार दिया, सर्वोदय का विचार। तो सर्वोदय के विचार में उन्होंने क्या बोला, ये तीसरा सर्वोदय का विचार है। सर्वोदय का विचार कि इन्होंने ये कहा कि समाज के सभी वर्गों, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो,
समाज के सभी तबकों का विकास होना चाहिए, चाहे वो SC हो चाहे ST हो, किसी भी वर्ग के साथ कोई शोषण नहीं होना चाहिए। जो गांधी जी थे उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की थी। जो गांधी जी थे दलितों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? तो गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो ये गांधी जी का तीसरा विचार था, सर्वोदय का विचार। पहला कौन सा हो गया? पंचायतों का गठन। दूसरा क्या हो गया? कुटीर उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। तीसरा क्या हो गया? सर्वोदय का विचार। चौथा उन्होंने स्वराज का विचार दिया था। ये तीसरा हो गया। चौथा कौन सा हो गया? स्वराज का विचार। तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि आपका तन स्वदेशी होना चाहिए, आपका मन स्वदेशी होना चाहिए। जब जो आप कपड़े पहने वो आपके स्वदेशी होने चाहिए, और आपका जो मन है, आपकी जो शिक्षा है वो स्वदेशी होनी चाहिए, तथा जो आप जो आपकी शासन प्रणाली हो वो भी स्वदेशी शासन प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने जो संसदीय शासन प्रणाली को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि जो पंचायतों वाली शासन प्रणाली है उसे अपनाना चाहिए, जो विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली को भारत में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने संसदीय शासन प्रणाली को अस्वीकार किया था। ये आपको याद रखना है कि वो संसदीय शासन प्रणाली को भारत के लिए सही नहीं मानते थे। तो स्वराज के विचार में उन्होंने क्या बोला? चौथा स्वराज का विचार हो गया। तो इन्होंने स्वराज के विचार में ये बोला, स्वराज का विचार कि आपकी शिक्षा है वो देसी शिक्षा होनी चाहिए। वो जो ब्रिटेन की जो शिक्षा थी उसको भारत के लिए सही नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो एक हमारी देशी शिक्षा होनी चाहिए। उसमें जो श्रम आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे लोगों को कुशल बनाया जा सके। वैसी शिक्षा होनी चाहिए जो लोगों में कुशलता पैदा करे। तो एक शिक्षा प्रणाली हमारी देसी होनी चाहिए, तथा हमारे जो कपड़े होने चाहिए वो भी हमारी देसी वेशभूषा स्वदेशी होनी चाहिए। देसी वेशभूषा होनी चाहिए। जो हमारे कपड़े हों वो भी स्वदेशी हो, हमारी शिक्षा हो वो भी स्वदेशी हो, और जो हमारी शासन प्रणाली हो वो संसदीय शासन प्रणाली, उसको उन्होंने अस्वीकार किया था। उन्होंने किस शासन प्रणाली को स्वीकार किया था? विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली को उन्होंने स्वीकार किया था। विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली का क्या मतलब है? जो उन्होंने पंचायतों वाला सिस्टम था उसे भारत के लिए उपयुक्त माना था। उन्होंने विकेंद्रीकृत संसदीय शासन प्रणाली को अस्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि भारत के लिए शासन प्रणाली ठीक नहीं है। भारत के लिए जो शासन प्रणाली सबसे बढ़िया है वो पंचायती राज शासन प्रणाली सबसे बढ़िया है। तो ये गांधी जी के विचारों को हम लोग ने बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि गांधीवादी निर्देशक तत्वों को, कि कौन कौन से निर्देशक तत्व हैं जिन्हें गांधीवादी निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ही हम लोग ने बिल्कुल गांधीवादी विचारधारा को एक संक्षेप में देख लिया कि गांधी जी ने कौन कौन से विचार दिए थे। अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से निर्देशक तत्व गांधीवादी निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। अब आपको जो गांधीवादी निर्देशक तत्वों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं गांधीवादी निर्देशक तत्व में कौन कौन से निर्देशक तत्व आते हैं। गांधीवादी निर्देशक तत्व तो पहला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 14 आपको याद रखना है। ये आपसे पीसीएस में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि जो आर्टिकल 14 से संबंधित क्वेश्चन कई बार आया है। तो आर्टिकल 14 में क्या बोला गया कि पंचायतों का गठन राज्यों के द्वारा किया जाएगा। तो पंचायत को ये विचार किसने दिया था कि पंचायतों का गठन होगा? ये गांधी जी ने विचार दिया था। इसलिए इन्हें गांधी जी के विचारों से ये निर्देशक तत्व प्रभावित है, इसलिए इन्हें गांधीवादी तत्व भी कहते हैं। तो आर्टिकल 14 में क्या बोला कि राज्यों के द्वारा पंचायतों का गठन किया
जाएगा। इन्हें गांधीवादी तत्व को क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये निर्देशक तत्व हैं ये गांधीवादी विचारों से प्रभावित हैं, जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित है, इसलिए इन तत्वों को गांधीवादी तत्व भी कहते हैं। तो देख लीजिए, अब जितने भी निर्देशक तत्व होंगे वो सभी निर्देशक तत्व गांधी जी के विचारों से प्रभावित होंगे। तो पहला विचार क्या था? आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है कि राज्यों के द्वारा पंचायतों का गठन किया जाएगा, जो भी राज्य होंगे वो पंचायतों का गठन करेंगे। तो पहला आर्टिकल 14 में ये बोला गया है। आर्टिकल 43 में बोला गया है कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था कि पंचायतों का गठन गांधी जी का जो विचार था वो गांधी जी ने दिया था। कुटीर उद्योगों की स्थापना का भी विचार गांधी जी ने दिया था। तो ये सब विचार अभी जो भी निर्देशक तत्व होंगे वो सभी गांधी जी के विचारों से प्रभावित होंगे, इसलिए इन्हें गांधीवादी निर्देशक तत्व भी कहते हैं। कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाएगी, ये आर्टिकल आपको याद रखने। आर्टिकल 40 हो गया, आर्टिकल 43 हो गया। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और आप लोग बिल्कुल सही करके आएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आर्टिकल 43 हो गया। आर्टिकल 46 में क्या बोला गया है कि वंचित वर्गों के उत्थान के लिए राज्य शिक्षा का प्रबंध करेगा प्लस उनकी शोषण से रक्षा करेगा। तो ये विचार भी गांधी जी ने दिया था। तो उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर इसे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। तो इसमें क्या बोला गया कि जितने भी वंचित वर्ग होंगे उनके उत्थान के लिए राज्य प्रयास करेगा तथा उनकी शोषण से रक्षा की जाएगी। उनकी शोषण से रक्षा की जाएगी। तो ये इसमें बोला गया आर्टिकल 46 में ये बोला गया है। तो आर्टिकल 40 में क्या बोला गया है कि पंचायतों का गठन होगा। आर्टिकल 43 में क्या बोला गया कि कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। आर्टिकल 46 में क्या बोला गया कि वंचित वर्गों के उत्थान के लिए राज्य प्रयास करेगा तथा उनकी शिक्षा के प्रबंध भी राज्य करेगा। तो गांधी जी ने सर्वोदय का विचार दिया था, उसी से प्रभावित होकर इसे आर्टिकल 46 को आर्टिकल 46 को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो ये किससे प्रभावित है? ये सर्वोदय के विचार से प्रभावित है। ये किससे प्रभावित है? आर्टिकल 43 कुटीर उद्योगों की स्थापना के विचार से प्रभावित है और पंचायतों का विचार भी गांधी जी ने दिया था। तो ये सभी विचार ये सभी निर्देशक तत्व हैं ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपको आर्टिकल याद होने चाहिए गाइस। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे मैचिंग करा के पूछ सकते हैं कि कौन कौन से विचार गांधीवादी, कौन कौन से जो तत्व हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो गांधीवादी विचारों से प्रभावित है। तो 3-4 ऑप्शन देके आपसे बहुत ही MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा और आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि (46) हो गया। 47 समझते हैं। 47 में क्या बोला गया? आर्टिकल 47। तो आर्टिकल 47 में बोला गया कि मद्य एवं मादक पेय पदार्थों पे राज्य प्रतिबंध लगाएगा। तो गांधी जी ने बोला कि गांधी जी ना तो मांस खाते थे ना तो वो शराब का सेवन करते थे। तो उनके विचार से ये प्रभावित है। तो इसमें बोला गया कि जो राज्य होंगे वो मादक पदार्थ हो, जितने भी शराब होगी, जितने भी मांस होंगे, तो उन पर राज्य प्रतिबंध लगाएगा। तो ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। गांधी जी ना स्वयं भी मांस नहीं खाते थे, स्वयं भी दारू या शराब का सेवन नहीं करते थे। तो एक तरह से उनके विचारों से ये प्रभावित है। तो इसमें बोला गया कि राज्य मादक पदार्थों पे प्रतिबंध लगा सकता है, मांस पे प्रतिबंध लगाएगा। इसी आर्टिकल के तहत शराब जो बिहार में जो शराब को बैन किया गया है, इसी आर्टिकल के तहत आर्टिकल 47 के तहत बिहार में शराबबंदी की गई है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि राज्य मादक पदार्थों पे कोई प्रतिबंध लगाता है तो वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मादक पदार्थों पे प्रतिबंध लगा सकता है। तो आपको आर्टिकल 47 पे टिक करना है। तो आपसे ऐसे आर्टिकल 47 नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मूल अधिकार किसके अंतर्गत राज्यों के द्वारा शराब पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आपको किस आंसर पे टिक करना है? नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा, जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंतर्गत
आर्टिकल 47 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि जो राज्य हैं वो मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो राज्यों के द्वारा शराब पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, कोई भी राज्य इस पे प्रतिबंध लगा सकता है। और तो ये होगा हम लोग का आर्टिकल 47 हो गया। आर्टिकल 48 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 48 में ये बोला गया है कि राज्यों के गाय, बछड़ों व दुधारू पशुओं, जितने भी दुधारू पशु हैं उनकी हत्या पर रोक लगाया जाएगा, तो जितने भी गाय हो गई, जितने भी बछड़े हो गए, जितने भी दुधारू पशु हो गए, राज्यों के द्वारा उनकी हत्या पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। हत्या पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। तो आर्टिकल 48 क्या कहता है कि जितने भी दुधारू पशु हैं, चाहे वो गाय हो चाहे वो बछड़ा हो, जितने भी दुधारू पशु हैं उनकी हत्या पर रोक लगाने का प्रयास राज्यों के द्वारा किया जाएगा। तो ये 5 जो निर्देशक तत्व हैं इन्हें गांधीवादी निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं। तो कौन सा हो गया? आर्टिकल 40 हो गया, आर्टिकल 43 हो गया, आर्टिकल 46 हो गया, 47 हो गया, 48 हो गया। तो ये आपको 5 आर्टिकल याद रखने, इन्हें गांधीवादी निर्देशक तत्व के नाम से भी जानते हैं। आपसे सीधे सीधे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको गलत नहीं करना। बस आप लोग एक बार ध्यान से अपने नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज करिए और पिछले साल के क्वेश्चन करिए। आपसे एक भी क्वेश्चन नीति निर्देशक तत्वों का गलत नहीं होगा। हम लोग ने मौलिक अधिकारों को भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से रिवाइज करते रहिए। यदि आपको चैनल पसंद आता है, इस कंटेंट पसंद आता है, तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते। तो हम लोग का ये आज का गांधीवादी निर्देशक तत्व कंप्लीट हो गए। हम लोग अगले लेक्चर में समाजवादी निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।